तो आज ऑलमोस्ट ये फाउंडेशन पोर्शन की लास्ट क्लास है तुम लोगों की, और इसके अंदर हमें कुछ कुछ चीजें सीखनी है। ठीक है, तो देखो एक ना हमारे पास टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, ऑल्दो ये केमिस्ट्री में भी आती है। थर्मोडायनेमिक्स, आई गेस मैंने इसका नाम पहले कभी लिया होगा, किसी ने नाम सुना है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? सर आपने एक वीडियो दिखाई थी, अच्छा आपका अच्छा एक अच्छा। सेशन जो था। ओके, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। तो ये सारा जितना भी तुम ये गाड़ियां का इंजन देखते हो, या जितने भी इंजन तुम आजकल यूज करते हो अलग अलग जगह पे, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इंजन यूज होते हैं। तो ये जितने भी इंजन होते हैं, ये सब थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट है। सारा खेल हीट और वर्क का है। तो हीट निकलती है, उस हीट से ही हमारा जितना भी गाड़ी आगे चल रही है, तो जो वर्क हो रहा है, जितने भी इंडस्ट्री की मशीन चल रही है, जो वर्क हो रहा है, ये सब उसी के बीच का कॉन्सेप्ट है। तो it is a branch of physics which deals with the study and the transfer of heat. It is called thermodynamics. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स एक कैसी ब्रांच है जो किस चीज से डील करती है? यस एवरीबॉडी, जो कि हीट हीट एंड के, वर्क। जो कि हीट हीट एंड एंड वर्क। वर्क के ऊपर, और जो कि हीट ट्रांसफर के बारे में भी तुमको डिटेल में बताती है। ठीक है, अच्छा, मैं हीट पे अभी आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक दिन मैंने एक चीज तुम लोगों को बताई थी कि हमारे पास ट्रांसफर होने के ना तीन तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्शन? कंडक्शन होता क्या एक्चुअली में? यस, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्शन? So, कोई भी? conduction is the mode of heat transfer in which the heat is transferred from molecule to molecule, and between molecule there is contact. Okay, so it means there is actual transfer of molecule or not? No, sir. Yes, there is no actual transfer. It is like Manya is here, okay, and Manya has to transfer something to Shreya, and there are at least 10 or 11 people in between both of them, right? So Manya is just transferring to other person, and that person is transferring to other, and so forth and so on, and finally it will reach to Shreya, right? तो क्या यहाँ पे कोई एक्चुअल बॉडी की मूवमेंट हुई? क्या कोई भी मूव हुआ? नो असलो सर। सिर्फ ट्रांसफर किया ना हीट को। तो इस तरीके से जो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो कंडक्शन में पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, राइट? तो इसको तो कंडक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये कन्वेक्शन क्या होता है? So, the process through which heat transfers from high to low temperatures by actual movement of material particles, ओके, and वेरी जब ये गुड। naturally होता है, ये density की वजह से होता है। बिल्कुल, अगर तुम गर्म पानी को, जैसे पहले जमाने में इतने गीजर वीजर नहीं होते थे, लोग गैस पे गर्म पानी करते थे या चूल्हे पे गांव में, ठीक है, तो अगर ये एक भगोना टाइप का सा इसमें तुमने पानी डाल दिया, और जब तुम इसको आग दोगे तो क्या होता है? तो तुमने देखा होगा नीचे नीचे का पानी जो ठंडा होता है, ऊपर ऊपर का थोड़ा गर्म। कभी देखा है ऐसे हाथ डाल के? यस सर। ऐसे मत करना हाथ जला लो। किशन ने बोला था ऊपर ऊपर हाथ, नीचे नीचे हाथ जल गया, या ऊपर ऊपर हाथ जल गया। भाई, तो इसका मतलब ये पानी अपने आप में ना ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता रहता है जब इसको तुम गर्म करते हो। तो इसलिए जब तुम जब भी गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर तो गर्म था, लेकिन नीचे नीचे ठंडा पानी आता है, फिर कहते हैं हाय पानी ठंडा हो गया, थोड़ा और है क्या मम्मी गर्म पानी? लोग ऐसे बोलते हैं फिर। तो वो कहते हैं कि अब बताओ, गांव में ऐसे ही होता है यूजुअली। ठीक है, तो वहां पे गीजर वीजर का इतना बिजली तो आती नहीं है वैसे भी, अब तो खैर ऑलमोस्ट आ गई है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्चुअल मूवमेंट हो रही है पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, या सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही है? आर्टिकल से Particle मूवमेंट। की Particle movement. movement। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपल सा बोलते हैं अपना कन्वेक्शन। So in the conduction, heat is only transferring from one molecule to another by itself. There is no actual transfer of molecule. But in the convection, molecules are actually transferring from one part to another part, right? तो particles heat लेके जा रहे हैं। अच्छा, और रेडिएशन तो सबको पता है भाई, जब सनलाइट आती है, जब मान लो वो एब्जॉर्ब करती है, तो फिर वहां से रेडिएशन निकल के आती है, यस सर। रेडिएशन। Yes। तो हमारे पास सरफेस पे कोई भी आती है, तो फिर वो हीट के फॉर्म में ऐसे रेडिएशन निकलती है। ठीक है, सनलाइट के अंदर भी तो रेडिएशंस होती है, तो इसकी वजह से तो हीट क्रिएट होती है। जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई भी छत है, छत के ऊपर अगर धूप आ रही है, तो फिर वहां पे फिर भी थोड़ा थोड़ा गरम गरम सा फील होता ही है। तो वो किस, बिकॉज ऑफ व्हाट कैन वी से? बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। यस ठीक सर। है, तो Yes। रेडिएशन, और तुम्हें तो पता ही है बहुत सारी रेडिएशन हमारे आसपास घूमते हैं एटमॉस्फेयर में। गामा एक्स, यूवी, माइक्रो, इंफ्रा, रेडियो, विजिबल। ठीक है, बहुत सारी रेडिएशन रहती है ना। कुछ लोग के यस सुना सर। होगा कि यूवी रेडिएशन है जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, कैटरेक्ट भी हो जाता है, सुना होगा। जो यस सर। ओजोन उससे बचाते हैं, तो ये सब रेडिएशन ही तो है जो रेडिएशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास तीन चीजें जिससे हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है भाई, and what I told you, what is the thermodynamic? Can we say it is a branch of science that deals with the concept of the heat and the temperature? And yes, we are also talking about the energy and the work.
Yes, तो sir. थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किन किन चीजों से डील करता है? एक तो हीट से, So एक work, टेम energy, हाँ, temperature. एक टेम्परेचर से, ठीक है, एनर्जी से। अब भाई एनर्जी है तो तुमको पता ही है एनर्जी का बहुत बड़ा रिलेशन वर्क से होता है, क्योंकि जब भी हम एनर्जी निकालते हैं तो उससे पहले हमें वर्क निकालना होता है और वही एनर्जी बन जाती है। याद करो 9th क्लास में भी ऐसे किया था, 10th में भी ऐसे करते हैं, वर्क निकालता है और उसी को बोल देते हैं वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। यस और नो एवरीबडी? Yes, sir. So yes, so how can we define the thermodynamics? It is a branch of physics which deals with the, or branch of science which because it comes under chemistry also. So branch of science which deals with the heat, temperature, energy and the work. Got it everybody? बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. देखो थर्मोडायनेमिक के अंदर ना, देखो हमारे पास जैसे मान लो मैं अपने रूम में बैठा हूँ और मैं कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं अपने रूम के अंदर कर रहा हूँ। तो ये रूम के अंदर का जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम। तो वट एवर आई एम डूइंग इन साइड माई रूम इट इज कॉल्ड सिस्टम। और जो मेरे सिस्टम के बाहर है इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग। तो हमारे पास, तुम खुद सोचो, खुद सोचो जिस घर में तुम रहते हो, तुम अपनी सारी एक्टिविटीज अपने घर में करते हो, राइट? गाना वाना, कुकिंग वुकिंग, बदतमीजी, कुछ भी, तकिया फेंकना, ठीक है, लेट लेट के चलना जमीन के ऊपर, अपने बेबी, अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलना, चीमी चीमी मीमी खेलना, ठीक है, ऐसे कुछ भी, डांस करना कि हुला रे हुला हुला, जो भी तुम करते हो ऐसी हरकतें, तो वो सब उस सिस्टम का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. लेकिन जब तुम Yes. सराउंडिंग में जाते हो तो क्या तुम वैसी हरकतें करते हो सोसाइटी की? क्या कोई सोसाइटी के गार्डन में ऐसी हरकतें करेगा जमीन पे लेट लेट के चल रहा है? ऐसे करेगा कोई? कोई वो लोग डर जाएंगे कि क्या हुआ, इसे माता आ गई, भागो इसे, भूत आ गया इसमें। तो ऐसा नहीं, तो तुम वैसी एक्टिविटी बाहर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए ये मेरे पास सराउंडिंग होता है जो सिस्टम से बाहर का होता है, जहां पे तो इसका मतलब रियल एक्सपेरिमेंट तुम कहाँ करते हो? अपने सिस्टम के अंदर या सराउंडिंग के अंदर? System. सिस्टम के अंदर। सराउंडिंग क्या है? जिससे तुम्हें मतलब जो चीजें होंगी उसका रिजल्ट बाहर जा सकता है। सेम मान लो जैसे कि मेरे पास कोई केमिकल है, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कोई चीज डाली और टेस्ट ट्यूब को मैंने बंद कर दिया, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ अपनी, कि मैंने कोई ड्रॉप डाली, मान लो कोई भी मैंने इथेनॉइक एसिड डाला या किसी के अंदर कुछ भी डाला, तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर का एनवायरमेंट क्या हुआ मेरे लिए? सिस्टम या सराउंडिंग? System. सिस्टम। और टेस्ट ट्यूब के बाहर जितनी भी चीजें वो उस टेस्ट ट्यूब के लिए क्या हुई? Surrounding. अब ये दोनों जहां पे होते हैं इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अब बताओ, जहां पे मेरा घर और पूरी बाहर की दुनिया, ये टोटल मिलके क्या बनता है? एनी गेसेस? Environment. एनवायरमेंट। कैन वी से यूनिवर्स? क्योंकि हमारे लिए घर और बाकी सब पूरा का पूरा दुनिया, तो दुनिया और घर अपने आप मिलके यूनिवर्स ही तो है। कुछ बच्चे कह रहे सर दुनिया ही बोल दो, सिस्टम की बोले। अबे तो सिस्टम अपना है ना, दुनिया थोड़ी तुम्हारी है। दुनिया में तो तुम ठीक है चल लेते हो लेकिन बेसिकली है नहीं। तो समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्स? अरे बोलो। Yes, sir. तो Yes, यूनि sir. तो कैन वी से यूनिवर्स इज एक्चुअली इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग? यस और नो? यहाँ पे देखो ये थर्मोडायनेमिक्स ना बड़ी ही अजीब टाइप की ब्रांच है यार। मतलब बच्चे कहते हैं सर ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, हमें क्या मतलब है इससे? मतलब समझ तो आ रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना अजीब सा ही है, कुछ फील सी नहीं बन रही, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है भाई इसके अंदर। वैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा, इसमें कुछ अभी है ही आया ही नहीं है कुछ। इसमें थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट दो होते हैं, अभी सिर्फ थियोरेटिकल तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? न्यूमेरिकल पार्ट में इसमें हालत खराब हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है अभी के लिए? सो इफ आई एम सेइंग द ऑब्जर्वेबल पार्ट of the universe is called, where you are performing your System. observation, System. system. And outside the system it is surrounding, right everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब देखो, अब ना हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की बात चल रही है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना एक मेरे पास लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या मीनिंग है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो जीरोथ लॉ का मतलब क्या है, सभी से ध्यान से देखना। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, ये बताओ थोड़ा सा कैसा है। मान लो सिमरन की फ्रेंड है, मान लो विदुषी, ठीक है, और विदुषी की फ्रेंड है मान लो श्रेया। लेकिन मान लो ये दोनों एस एस नाम से है ना, तो एक बार इनके बीच में लड़ाई हो गई कि तेरा नाम एस से स्टार्ट होता है, मेरा भी नाम एस से स्टार्ट होता है, चल तो चुप रहे। तो इनके बीच में नहीं, इसी बात पे लड़ाई हो गई कि पर मेरा एस ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि मेरा भी ये एस जो है थोड़ा ज्यादा, मतलब इस तरीके से मान लो एस एस के ऊपर लड़ाई हो गई कि नहीं तो अपना नाम चेंज कर ले, ठीक है? इस तरीके से मेरे को पसंद नहीं आया। तो अब ना श्रेया ने क्या बोला, श्रेया ने सिमरन की बुराई कर दी
विदुषी से कि यार वो तो ना मतलब ज्यादा ही करती है। मैं उससे बोला नाम चेंज कर ले, नाम क्यों नहीं चेंज कर सकती वो मेरे लिए? तो उसने फिर और विदुषी ने थोड़ा सा ना x को 2x बना के बोल दिया कि वो तो कह रही थी अगर मेरे सामने आ गए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बदतमीज। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा x को 2x करके बोल दिया और फिर बाद में ऐसे करी कि आएगा मजा। ठीक है, तो अब वो फिर ये किससे मिली, अब ये श्रेया से मिली, तो इसने श्रेया से बोल दिया, श्रेया पता है इसमें तेरे बारे में क्या कह रही थी? मतलब मैं तो सुन भी नहीं पा रही थी, मैं तो कान से एकदम ऐसा हो गया। मैंने कहा ऐसा तो मत बोल यार, मेरी फ्रेंड है वो, लेकिन पता है बहुत ही बुरा बोल लेती। ठीक है, अब ये दोनों गुस्से में भरी बैठी और एकदम अब विदुषी कह रही है चलो कहीं चलते हैं दोनों। तो अब विदुषी कह रही है एक्सक्यूज मी मैं जरा आ रही हूँ, तुम दोनों जरा बैठो। तो अब जब ये दोनों बैठे हुए तो इतने में ही जब आई विदुषी तो एकदम से हाथापाई हो रखी थी वहां पे, एकदम दंगे फसाद मच गए, थड़ बड़बड़ हो रहा है वहां पे। तो विदुषी को मजा आ गया और उसने वीडियो वीडियो बनाई, थोड़ा सा ठीक है वो अलग बात है। तो मेन बात बताओ, अब जितनी भी बातें आएंगी तो अब जो भी बात थी एक्स का 2x करके पहुंची, तो सिमरन ने जितनी भी बात विदुषी को बोली, लेकिन सिमरन को तो पता नहीं था कि विदुषी इसको बोल देगी, लेकिन जितनी भी बात सिमरन ने बोली वो बताओ श्रेया को पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंच अच्छा, गई। और श्रेया की सारी सारी बात सिमरन को पहुंच गई, पहुंची नहीं पहुंची? पर क्या ये डायरेक्टली पहुंची या किसी मीडियम के थ्रू पहुंची? मीडियम के थ्रू। और ये मीडियम कौन था? विदुषी। विदुषी। क्या विदुषी। सच बताए तो शादियों में यही होता है? हाँ। शादियों में औरतों के मैच बीच में, मेकर। शादियों के और शादियों में ही क्यों, स्कूलों में होता है भाई। स्कूलों में दोस्तों हाँ के बीच में सर। हो जाता है, और जो गर्ल्स होती हैं गर्ल्स के बीच में तो बहुत तगड़ा होता है ये। गर्ल्स की वजह की वो उसकी बुराई करती है ज्यादा ही बननी है, हाँ चल। तो अब वो लेकिन सामने कहती है हाँ ठीक है बिल्कुल सही अच्छे लग रहे हो, लेकिन पीछे की है वो चल चुप रहे। ठीक है, और वो मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उससे दूर रहकर। वो कह रही है क्यों? ओ प्लीज रहने दे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ज्यादा अच्छा। मतलब ये सब बातें होती रहती है स्कूल में क्या भाई। बोलने वाले थे? चुप रहोगे? ध्रुव अग्रवाल, गवर्नमेंट आंटी के भद्दे से बात करो। अभी रुक जाओ तो और मैं भेजता हूँ मिलेंगे। गवर्नमेंट आंटी के पास। ठीक है, एक्चुअली बहुत देते हैं गवर्नमेंट आंटी। ठीक है, तो ये जीरो, अब तुम चुप हो जाओ, बकवास मत करो मेरे से। ठीक है, तो मेरे पास ये एक सिस्टम है ए, सारे बच्चे ध्यान से देखना, और ये मेरे पास एक सिस्टम है बी। ठीक है, ये बी सिस्टम जो है ना, ये वाला बी सिस्टम है, और एक ही मेरे पास सी सिस्टम है जो कि इसके साथ अटैच हो रखा है मान लो। ठीक है, तो ए बी और ये मेरे पास सी है। एक्चुअली में हुआ क्या, देखो मेरे पास ना दो टाइप की वॉल्स होती हैं। अब एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं डाईथर्मिक वॉल। डाईथर्मिक वॉल का मतलब होता है जो चीजों को अलाउ करती है। देखो अब मान लो विदुषी की जगह पे, मान लो विदुषी की जगह पे होता सडान होता, मान लो। ठीक है, वैसे तो सडान 10th क्लास में है, लेकिन मान लो सडान है। ठीक है, तो मान लो श्रेया ने सडान को कुछ बोला, तेरे को पता है सिमरन ना ज्यादा वो करती है, मतलब ठीक है भाई तुम्हारे 50 नंबर आए हैं लेकिन तुम इतना एटीट्यूड मत दिखाओ मुझे, मेरे भी 50 आए हैं। मान लो इस बात पे। ठीक है, तो सडान ने सुन लिया, कह रहा ओके। फिर सडान सिमरन से मिला, कह रहा मेरा भी नाम ऐसे स्टार्ट होता है वैसे वो, भाई ठीक है। तो ठीक है, फिर सिमरन से ने सुनी तो सिमरन ने कह रहा कि रहने दे, मेरे को बात नहीं करनी किसी से भी, मतलब ठीक है, मतलब जो भी बात हुई इनकी मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन सडान ने किसी की बात किसी से कुछ कही नहीं। सडान जब मिला तो ये बिल्कुल कह रहा है कि वो हेलो हाउ जो भी तुम्हें बात करनी है चलो पार्टी वार्टी करते हैं। मतलब सिमरन की बात बिल्कुल भी नहीं पहुंची श्रेया तक, और श्रेया की बात बिल्कुल भी नहीं पहुंची सिमरन तक। तो बताओ तो फिर ये वाला क्या हुआ? तो लड़के तो इस चीज में एक्सपर्ट होते ही हैं, लड़के इधर तो थोड़ी करते हैं, लड़के नहीं करते बिल्कुल भी, लड़कियां करती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इस टाइप की वॉल को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल। तो ये एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करता, कहता है जो हो वहीं पर ही रखो, बोल मत दियो कुछ भी, चुपचाप सुनो और अपने अंदर रखना, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन औरतें कहाँ हैं? औरतें कहाँ आ जाने वाली हैं? वो तो एक्स को 2x करके बोलेंगी, मजा है नमक में से मसाला डाल के, ताकि लड़ाई हो जाए शादी में ही। बहुत बार हो भी जाती है लड़ाई तो औरतों के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए डाईथर्मिक क्या करती है, क्या अलाउ करती है? हीट, जो भी चीज एक्सचेंज होनी है, लेकिन एडियाबैटिक कभी अलाउ नहीं करती। तो अब सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, देखो ए के अंदर कुछ हीट है, बी के अंदर भी कुछ हीट है, सी के अंदर भी कुछ हीट है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ए और सी है ना, ए और सी के बीच में ना ये एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल, मान लो ये पड़ोसी है ना, इनके पड़ोसियों के बीच में ज्यादातर लड़ाई हो ही जाती है किसी ना भी, दिल्ली में तो बहुत होती है। मान लो इसने इसके ऊपर कूड़ा फेंक दिया, फिर इसने भी इसके कूड़ा फेंक दिया, जरूर लड़ाई हो गई कि हाउ डे यू, शट अप, चल पहले तू शट अप। इस तरीके से आपस में औरतों के बीच में लड़ाई हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है, बेफालतू की बस होती है उनके बीच में। तो इसलिए ये डाइथर्मिक है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक औरत बीच वाली है जो इन दोनों से बात करती है। ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो ए की हीट और बी की हीट आपस में, क्योंकि ये वाली जो वॉल है ये वाली, ये क्या है मेरे पास? डाइथर्मिक। डायथर्मिक। अब ये डाइथर्मिक है तो जरा बताना क्या ये अलाउ करेगी? ये डाइथर्मिक है, येलो येलो। यस यस सर। तो क्या सर। ए की हीट इसमें जाएगी? यस सर। तो ए यस की सर। हीट बी में जा रही है और बी की सारी हीट इसमें जा रही है।
ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल का मतलब हीट का इक्विलिब्रियम। मान लो पहले ए के पास बहुत सारी हीट थी, बी के पास कम हीट थी, तो बताओ इनके बीच में एक्सचेंज चलेगा सारी बातों का? सारी यस बातें, सर। पूरी गली की बातें निकल निकल के आएंगी कि उसकी बहू तो ऐसी है, वो तो बदतमीज है, वो तो बहुत ही पैर छूती है, वो बहुत सुशील है, उसको मैंने इतने पैसे दिए थे, उसने मुझे वापस नहीं करे। ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम किस किस के बीच आ गया? A सर और ए B. और बी। ए और बी के बीच में। ठीक है भाई, अब जरा मुझे एक बात बताना, अब ये सी है, सी के अंदर भी तो कुछ हीट है, अब सी अकेले थोड़ी रहेगी। तो ये सी कह रही है अभी कभी कभी इधर भी आ जाया करो। वो कहती है अरे बहन जी कैसी बात कर रही हो, मैं तो आपके घर ही जाती हूँ, ए से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो नफरत है उस ए से। ठीक है, आओ आओ। तो ये बी एंड सी बदतमीजी कर रही है, अब ये से घर पे गई है चाय वाय पीने के लिए। तो अब सारी बातें एक्सचेंज होंगी, अब सारी बातें एक्सचेंज होगी, तो जो हीट इसके पास है, जो हीट इसके पास, सारी बातें इसकी भी, ए की भी सारी बातें एक्सचेंज हो जाएंगी। तो अब थर्मल इक्विलिब्रियम किस में आ जाएगा? सर ए A, बी और B, सी C. तीनों में आ जाएगा। हाँ एक सेकेंड, तो अभी अभी आते हैं उस पे आते हैं। अब थर्मल इक्विलिब्रियम राइट नाउ किसके अंदर आ गया? BC। B बी और और C. बी सी। एंड, बदतमीजी मत करो, बी एंड सी बोलो। हाँ, बी एंड सी के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो अब बताओ ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो फाइनली अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? A तो and अब C। थर्मल तो लेकिन ए और सी तो मतलब एडियाबैटिक बोल से थे, तो यहाँ पे किसने काम किया वो इक्विलिब्रियम में दोनों को लाने का? B. B सर है। एक ई वाले ने। एक्सटर्नल ठीक सिस्टम है, में। तो इसीलिए ये मेरे पास क्या है, तो फाइनली ए एंड सी इज ऑल्सो, ऑल्सो लिखना है, ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो अपनी, जब भी तुम किसी को पर्सनल बात बताओ तो उसको बताना जो कि एडियाबैटिक वॉल हो। डाइथर्मिक वॉल को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वो पूरे स्कूल में भी फैल सकती है तुम्हारी बात। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखा, ट्रस्ट मत करा करो जरा किसी पे भी। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के, दोस्त तुम्हारे अच्छे हैं वेरी गुड, लेकिन अपने दोस्त को भी तो पहचानो कि वो मतलब तुम्हारे साथ लॉयल है या फिर वो बहुत लोगों के साथ लॉयल है। ठीक है, तो इसीलिए सो यू हैव टू से if a system A and system B is in thermal equilibrium and system B and C is also in thermal equilibrium, then A and C would also be in thermal equilibrium. This is called zeroth law of thermodynamics. अच्छा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? किसका ट्रांसफर? हीट का। हीट Heat. का हीट ट्रांसफर। का ट्रांसफर, हीट का। सारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली हीट पूरी की पूरी ए से लेके सी में जा रही है और सी से लेके इसमें भी जा रही है, सारी बातें एकदम आ गई। रास्ता बंद है तब भी सारी बातें एकदम सबको पता है। तो याद रखोगे भाई थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां तक कोई डाउट है सडान? क्या? सॉरी, क्या बोला? ओके ओके, ठीक है। सर इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बता दीजिए एक बार. अरे कुछ नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इफ सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम and B and C are also in thermal equilibrium, then we can say A and C would also be in thermal equilibrium. ठीक है, सिंपल है। ओके सर. ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मैथ्स करते हो ना, मैथ्स इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करते हो तो फिर ए एंड सी इक्वल हो जाता है। गॉट इट एवरीबॉडी? अरे बोलो, शर्माओ मत। यस सर. सर ओके, तो ऋषभ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डाइथर्मिक एंड द एडियाबैटिक वॉल? डाइथर्मिक वॉल, डायथर्मिक हीट ट्रांसफर अलाउ करती है और एडियाबैटिक अलाउ नहीं करती। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अभी जितने भी सिस्टम होते हैं, ठीक है, और जितने भी तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करता हूँ, तो मेरा एक इंटरनल सिस्टम है। मेरी बॉडी के अंदर, इंटरनल सिस्टम के अंदर भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम सब जितने भी हो, तुम सबके अंदर भी एक इंटरनल सिस्टम है, तभी तो तुम बोल पाते हो और तभी तो तुम डेली लाइफ एक्टिविटी भी कर पाते हो, राइट एवरीबडी? तो इसका मतलब कैन वी से वी ऑल हैव सम इंटरनल एनर्जी? तो इस इंटरनल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी एनर्जी आ जाती होंगी, कोई गेस कर सकता है क्या? मान लो मेरा सर ये रूम है। रिपीट कर दो। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी जीरो थर्मोडायनेमिक्स को उतार लिया, ठीक है, सिंपल बेसिक यस सर। कॉन्सेप्ट। अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर ना देखो, कोई भी सिस्टम तुम लेते हो, चाहे तुम अपनी बॉडी को एक सिस्टम मान लो, चाहे तुम अपने रूम को एक सिस्टम मान लो, चाहे तुम अपनी सोसाइटी को एक सिस्टम मान लो, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कहाँ ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हो। तो सिस्टम के अंदर भी एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, उसकी खुद की एनर्जी। अभी मैं मान लो चुपचाप बैठा हूं, क्या इसका अगर मैं चुपचाप बैठा तो इसका मतलब ये कि मेरे अंदर की एनर्जी जीरो है? बताओ। नो सर। मेरे अंदर एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी मैंने स्टोर कर रखी है और मैं जब चाहूंगा तो फिर मैं वो एनर्जी निकाल दूंगा सारी।
किसी बच्चे के ऊपर, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो, ठीक है। लेकिन ठीक है, तुम लोग पढ़ाई कर लेते तो इसलिए मैं एनर्जी स्टोर रखता हूँ। लेकिन जिस दिन ऑफलाइन क्लास स्टोर गई और वो पढ़ाई नहीं करेगा तो हम बताएंगे, ठीक है ध्रुव अग्रवाल, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी हम सबके अंदर है या नहीं है? तो इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल द मैकेनिकल एनर्जी, यस और नो? भाई जिसके पास Yes, भी sir. कुछ ना कुछ मास होगा तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहेगा ही रहेगा। और तुम्हें तो भैया बात पहले से पता भी है कि E इज इक्वल टू, आइंस्टीन ने क्या बोला था, mc स्क्वायर बोला था। जिसके पास सर मास है तो ऑब्वियसली उसमें मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा सी स्क्वायर से, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलो इसे। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी होता है। तो भैया इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एक सिस्टम की एक ऐसी स्टोरेज एनर्जी होता है जिसको तुम क्या बोल सकते हो? तो इट इज द सम ऑफ। मुझे एक बात बताओ, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है या बस एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है? बहुत बहुत सारे सारे। तो ऑफ कोर्स उनके बहुत अंदर तो, सारे. अब मान लो मैं अपने रूम को सिस्टम मान रहा हूँ, तो मेरे रूम के अंदर क्या पार्टिकल हैं? बहुत सारे। Yes, यस सर क्या मेरे रूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है? तो बताओ वो रैंडम मोशन में है या रुके हुए हैं? रैंडम random मोशन motion. रैंडम मोशन में तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, Yes, वो sir. वो जमीन पे बैठे हुए हैं या हाइट पे उड़ रहे हैं किसी? Height पे. हाइट पे होते तो एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, नहीं आ गई? Yes, sir. तो बताओ मेरे रूम Yes. के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है या नहीं है? ऑल दो वो किसी काम Yes. की नहीं है लेकिन है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरनल एनर्जी। गॉट इट एवरीबॉडी? तो ऑफ द सिस्टम। तो ये मेरे पास, आई नो इससे तुम लोगों को लग रहा हो सर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अभी तुम्हें ये बेसिक पढ़ना है, आगे जाके इसका यूज होने वाला है। अभी ये सब चीजें बेसिक बेसिक है ये, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या एवरीबॉडी? अच्छा कुछ लोग, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक छोटी सी चीज हम करना चाहते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये आपने एक डेफिनेशन लिखवाई कि हीट एंड वर्क का कुछ ना कुछ रिलेशन है, हीट और एनर्जी का भी रिलेशन है, टेम्परेचर का भी है। क्या आप हीट से वर्क कन्वर्ट कर सकते हो? क्या कोई बोल सकता है कि हीट से कुछ ना कुछ वर्क होता है? एनी गेसेस? क्या हीट से वर्क हो सकता है? एनीबडी? सडान, सुहानी, क्या हीट का यूज करके कुछ ना कुछ वर्क हो सकता है क्या? सर तो क्या हम हीट कह एक सकते हैं एनर्जी कि है जो और सर एनर्जी वर्क है। अच्छा अच्छा, तुमने तो शब्दों का खेल कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, मैं लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ, बिल्कुल तुमने बिल्कुल अच्छा बोला। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि तुम हीट की वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन करवा दो कहीं ना कहीं? तो हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है वहां पे हीट के वजह से क्या कहते हैं वर्क, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राइज होते हैं एयर के, जिसकी वजह वेरी से गुड वर्क डन. मान्या, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल लिया है, शाबाश। भाई तुम कोयले को जलाते हो, कोयले से हीट निकल के आती है, उस हीट से तुम टरबाइन को घुमा लेते हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस हीट की वजह से ही, स्टीम की वजह से ही कुछ वर्क डन हुआ, और उस वर्क डन से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है आगे जाके, यस और नो? अब अगर ये तुम्हें एग्जांपल थोड़ा वैसा लग रहा है कि नहीं नहीं तो बड़ा हाई फाई एग्जांपल ले लिया सर, हम इतने इंटेलिजेंट थोड़ी हैं, ठीक है। तो मान लो एक, तुम पिचकारी तो जानते ही होगे, पिचकारी। एक पिचकारी को ना थोड़ा बड़ा टैंक कंसिडर कर लो, ये पिचकारी जैसे तुम होली में पानी मारते हो किसी को, कितना मजा क्यों आने लगा है, ठीक है, हवा में किसने ये मिलाया, जो भी तुम गाते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास, ऑल दो इस बार ज्यादा तुम कर नहीं पाए थे, अरे हाँ होली आ तो रही है मैं पिछली बार की ले रहा हूँ, पिछली बार तो बेचारे हो ही नहीं पाया था कोरोना की वजह से, अब बताओ फिर से होली आ रही है, मुझे लग रहा है इस बार भी नहीं हो पाएगा। पर लोग इस बार नहीं छोड़ेंगे, चल गया अब कोरोना, ठीक है, बहुत हो गया दिमाग खराब, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये मान लो ये ना मेरे पास ना एक पिस्टन है, भाई पिचकारी को ऐसे तो मारते हो, ठीक यस है, सर होली है, किसी के मुंह पे मारते हो जानबूझ के कि तेज लगे उसके, ठीक है, मजा आता है, अब क्या करें, कुछ लोग मानते नहीं अपनी हरकतों से, ठीक है। तो ये पिस्टन है हमारे पास, पिस्टन का मतलब जो यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है भाई। तो ये एक पिस्टन है, ठीक है, अगर तुम इसे दबाओगे तो ऑफ कोर्स ये गैस पार्टिकल, और ये पूरा बंद है, यहाँ पे कोई वो छोटा सा वो नहीं है कि पानी निकल के आएगा, ठीक है। अभी इसमें ये गैस है इसके अंदर एक, अब गैस है तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी पार्टिकल जो इसके अंदर होंगे ये धीरे धीरे करके घूम रहे होंगे या बहुत तेज तेज घूम रहे होंगे? नॉर्मली धीरे धीरे करके धीरे रैंडम धीरे मोशन में, जैसे जैसे रूम के अंदर होते हैं, रूम के अंदर बहुत तेज तेज चल रहे होते हैं क्या? एकदम वो आ गया तो चक्रव्यूह, वो बन गया वो उसका पूरा ऐसा बवंडर आ गया, पागल हो गया, बवंडर क्यों बन जाएगा बेफालतू में, घर के अंदर बवंडर बन जाता है? No, sir. नहीं होता है, ठीक है। हाँ तुम गोल गोल घूम रहे हो, तुम बहुत तेज घूम रहे हो, तुम फ्लैश बन गए तो अलग बात है, बवंडर बना दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली। तो अब एक काम करो, यहाँ पे ना इसको नीचे से ना आग लगा दो इसमें, ठीक है। एक बच्ची कह रही है ओ आग लगाने में तो नंबर 1 हूँ, बदतमीजी मत करो, कह रही मैंने बहुत सारे फ्रेंड के बीच में आग लगाई है,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये तुमने इसमें क्या लगा दिया, आग लगा दी है, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे इस तरीके से आग लगा दोगे, ठीक है, अब लग रही है ना थोड़ी थोड़ी आग जैसी, तो जब तुम इसमें आग लगा दोगे तो अब क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर देखो, आग का मतलब हीट, अब आग का मतलब हीट है, तो बताओ वो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कहते ना हाई हाई Yes, sir. हाई Yes, गर्मी, sir. गर्मी बढ़ रही है थोड़ी सी, ठीक है, तो आग लगा दी। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैं भी यहाँ पे आ सकता था तो वही टेम्परेचर बढ़ जाता, बट ठीक है चलो मैंने आग लगा दी क्योंकि मैं वहां पे जा नहीं सकता, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो अब बताओ इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ मी। Yes, sir. अब जब यहाँ Yes, पे sir. टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताओ टेम्परेचर के बढ़ने से अब जो मॉलिक्यूल है अंदर के, अब उनमें थोड़ी सी झटपटाहट सी होगी या फिर वो नॉर्मली घूमेंगे। तो तो वो वो तेज मूव करेंगे। स्टेट हाँ, ऑफ उसको देख के मार्केट अब चेंज झटपटाहट होने अब लग वो सी थोड़ा जाएगा, होगी। तेज फोर्स ऑफ भागेंगे, अट्रैक्शन कम हो तेज भागेंगे। जाएगा। क्या बोला क्या बोला क्या? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में हीट की अच्छा वजह हाँ से। ठीक है, मतलब तो तेज हो जाएगा ना, जैसे मान लो तुम अभी दिल्ली वाले घर में रहते हो, ठीक है, और धूप हो रही है बहुत तेज एकदम, तो तुम्हारी छत जो होती है वो गर्म होती है या ठंडी होती है? गर्म होती है। गरम। मान लो तुम्हारे घर वाले बोला जाओ ऊपर से कपड़े उतार के लाओ, और तुम चप्पल पहनना भूल गए स्लीपर, तो अब तुम नंगे पैर चले गए ऊपर, तो अब जब तुम अब क्योंकि बहुत गर्म है, तो अब जब तुम कपड़े उतारोगे तो बहुत जल्दी जल्दी उतारोगे या बहुत धीरे धीरे करके कि कोई बात नहीं सावन आया रे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं, नहीं सर। बहुत जल्दी मैं तो उतारोगे चप्पल ना। पहन के जाऊंगा। तो चप्पल भाई नहीं है ना, चप्पल गरीब हो तुम बहुत ज्यादा, चप्पल है ही नहीं, ठीक है, तो क्या करें, तो जल्दी जल्दी उतारोगे ना, और पैर को ऊपर ऊपर करते रहोगे कि भाई जल्दी करो चलो पैर जल गए। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काम जल्दी होता है या फिर धीरे होता है? जल्दी। जल्दी। अब ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा हीटअप हो गए हैं, इतने ज्यादा हीटअप हो गए हैं कि अब इनके बीच में गंदी वाली काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब गंदी वाली काइनेटिक एनर्जी आ गई तो अब बताओ ये इस पिस्टन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर तुमने हीटअप डालेंगे। कर दिया, तो अब ये पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं या कह रहे हैं कोई बात नहीं पिस्टन हाउ आर यू। हाँ, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाएंगे क्योंकि तुम हीटअप करते जा रहे हो, टेम्परेचर बहुत गंदा वाला पहुंच चुका है, तो यहाँ पर तो पार्टिकल आ ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं भाई जाने यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है भाई, यहाँ तो भस्म हो जाएंगे हम। तो सारे पार्टिकल अब यहीं पर ही आ गए हैं, भागो, ठीक है। तो अभी अब क्या हुआ, अब इस इतने ज्यादा फोर्स लगाने से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर मूव होने के चांस है या नहीं है? सर है चांस। सर। भाई तो बिल्कुल यही होता भी है। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, जब तुम वो बनाते हो कुकर में खाना बनाते हो, तो वो जो सीटी आती है वो क्यों आती है सीटी? तुम फ्लेम नीचे पे से हीट प्रेशर दे सर रहे वो हो, क्या, ताकि वो गैस एस्केप हो जाए। तो गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई नहीं बढ़ गई, तो वो बाहर निकल यस के आ रही सर। है क्योंकि बहुत ज्यादा हीटअप हो गया है। तो सेम थिंग इसी तरीके से ये पिस्टन भी तो ऊपर आएगा। तो बताओ यहाँ पे तुमने प्रेशर लगाया, प्रेशर के अंदर फोर्स ऑलरेडी होता है एफ बाई, प्रेशर फोर्स लगा, और इसने डिस्प्लेसमेंट भी करा, और वर्क का मतलब तो यही होता है, वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लगा और वर्क डन भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो बताओ हीट की वजह से तुमने इसे वर्क कन्वर्ट करा या नहीं करा? सर किया। तो अगर ऐसा ही कुछ अगर हम अपने इसके अंदर भी कर दें, गाड़ी के अंदर, कि तुम पेट्रोल को जलाओ, पेट्रोल से जो हीट निकल के आ रही है उससे अगर तुम अपने इंजन को चलाओ, अपने टरबाइन को घुमाओ, तो तुम्हारी गाड़ी भी चलेगी या नहीं चलेगी? कुछ कुछ सर चलेगी। आई नो सर इसको चलेगी। थोड़ा, हाँ आई नो इसके लिए पूरा मॉडिफिकेशन चाहिए, पूरा कैसे क्या करना है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो गाड़ी के अंदर यूज हो रहा है, तो वो हीट इंजन ही तो बोलते हैं इसे, कि यार इंजन खराब हो गया गाड़ी का, हीट इंजन खराब हो गया है। इसका मतलब अब अगर हीट नहीं, पेट्रोल तुमने भरवाया लेकिन वो पेट्रोल हीट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। भाई पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है बेकार होती है, मतलब हीट अच्छी अच्छी होती होती है। है अच्छी ना, होती सर है। अच्छी होती है। तभी तो वो इतनी बड़ी गाड़ी को तभी तो इतने तेज घुमा लेता है, वरना कोई कैसे घुमा पाएगा उसे, ठीक है। वरना तो पानी नहीं भरेंगे, पानी डाल दो कोई बात नहीं, पेट्रोल तो बहुत महंगा है, पानी भर लो। तो पानी से कौन सी हीट आएगी भैया? पानी से तो वेपर आते हैं, वो गंदे गंदे से, उस वेपर से तो तुम्हें कुछ नहीं होता, तो वो इंजन क्या घुमाएंगे भैया? तो इसीलिए याद रहेगा सब बच्चों को भाई। तो ये हमारे पास से होता है, दिस इज कॉल्ड द बेसिक्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक, जो कि हम आगे जाके बेसिकली यूज करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो नो सर। सर। अच्छा अब ना कुछ ना प्रोसेसेस के नेम है, अब ऑल्दो वो हम पढ़ेंगे आगे जाके भी, लेकिन एक चीज का ध्यान सुनने पे थोड़ा ज्यादा बिलीव करना। एक मेरे पास प्रोसेस होता है जिसको देखो, मान लो तुम कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, आइजो का मतलब इक्वल थर्मिक, तो आइजोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, a process in which your temperature remains constant, it is not going to be changed, या you are not changing at all। जो भी तुम प्रोसेस कर रहे हो वहां पे टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा और प्रोसेस पूरा खत्म हो गया, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस था? आइजोथर्मिक, ठीक है। तो आइसोथर्मिक एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
Same, we have another process and its name is the adiabatic. इसका एग्जांपल दे सकते हो प्लीज? एक्चुअली मैं अभी एग्जांपल देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस आएंगे तो अभी एग्जांपल से समझ नहीं पाओगे। मतलब बहुत सारे प्रोसेस जहाँ पे कोई कोई भी एग्जांपल तुम मतलब टेम्परेचर जहाँ पे तुमने कांस्टेंट कर दिया वो बोल दो, लेकिन एग्जैक्ट मैं अभी एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए वेरियस जगह पे यूज होता है। तो अभी ऐसे करके मैं समझाऊंगा तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि हीट इंजन जो होता है वो एडियाबैटिक और टेम्परेचर कांस्टेंट पे काम करता है दोनों प्रोसेस पे। तो अभी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट ठीक है, क्यूरियोसिटी की रिस्पेक्ट है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है कभी भी। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट ट्रांसफर। अच्छा जरा बताना, अगर मान लो कोई चीज पहले इनिशियल था फाइनल है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना आएगा? 0. 0. 0 आ गया, क्योंकि क्योंकि टेम्परेचर तो उतना ही है तो चेंज कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे अगर नो हीट ट्रांसफर हो रहा है, नो हीट ट्रांसफर ये एडियाबैटिक में होता है, तो नो हीट ट्रांसफर है तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू, 0. क्यू का मतलब है हीट, क्यू का मतलब है हीट, तो डेल्टा क्यू अब कितना हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा 0. भाई। पहले भी हीट मान लो 25 थी, 25 जूल, और अभी भी कितनी है 25 जूल, तो कितना हो गया टोटल डेल्टा क्यू? 0 ही तो हुआ, राइट। इसी तरीके से एक मेरे पास होता है आइजोकोरिक, आइजोकोरिक, और एक होता है मेरे पास आइजोबैरिक। बै से समझ सकते हो प्रेशर, तो आइजोबैरिक। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस हैं जो तुम्हें बस याद करने होते हैं। तो आइसोबैरिक मींस व्हेन द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ये एक्चुअली तुम जब हीट इंजन के बारे में डिटेल पढ़ोगे ना तो ये सब चीजें आती हैं वहां पे। तो व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? 0। 0 और हो जब जाएगा. हमारे पास हाँ तो वॉल्यूम बचा, जब तुम वॉल्यूम तुम सबको चेंज कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, तो फिर डेल्टा वी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 0। 0. तो टोटल बेसिकली तो वैसे तो प्रोसेस और भी होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, वो तो तुम्हारे नाम से ही क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये चीज याद रखनी है। तो याद रहेगा सब बच्चों को, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड ऑल दीज थिंग्स। Yes sir. Yes. और तुम कह रही थी मानना है एग्जाम्पल, तो तुम एक काम करो, एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम्हारे पास एक पिस्टन एक पिचकारी है और उसको तुमने जानबूझ के ऐसे इस पे सेट कर दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर तुम चेंज नहीं कर रहे हो। अंदर का टेम्परेचर मान लो तुमने कनेक्ट कर दिया किसी डिवाइस से कि तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो और तुम उसमें प्रोसेस करवा रहे हो ऐसे एक्सपेंशन और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करवा रहे हो, उसके अंदर पिचकारी मार रहे हो ऐसे, लेकिन तुमने जानबूझ के सेट कर दिया टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो वही आइसोथर्मल बन जाएगा। लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा ना, हम करेंगे इसे जब हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे आगे साइंस स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा। तो एंड यहाँ सर तक, एक और हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन। बोलो बोलो, बिल्कुल। सर जब आपने थर्मोडायनामिक्स की जो वीडियो थी उसमें आपने एक टर्म यूज किया था dt/dx इज इक्वल टू थर्मल ग्रेडियंट। तो सर ये क्या डिफरेंशिएशन वाला था ये? dt/dt नहीं होगा, dx होगा बल्कि। dx। यस सर, हाँ, dx। dt/dx होता है ग्रेडियंट। देखो इसका क्या मीनिंग है, जैसे मान लो, हाँ मैं बताता हूँ, देखो एक्चुअली में मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, और एक छोटे छोटे बच्चे ना बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको मजा आता है पता नहीं क्यों। तो मान लो ये रॉड नहीं है, मान लो ये फूल जड़ी है जो तुम यूज करते हो यूजुअली दिवाली पे, गोल गोल घुमाते हो, फेंक भी देते हो किसी के ऊपर जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा मजा आता है, बस क्या करें, अलग टाइप का फन है, ठीक है। वैसे फेंकनी नहीं चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये मैं सुना कि मैं अपनी कोई तो बता रहा हूँ कहानी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये तुमने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती होती है, कुछ लोग दिए से ही फुलझड़ी जलाते हैं, औरतें चिल्लाती भी गए भागो ऐसे, ये दिए हमारे हैं, दिए से क्यों जला रहे हो, हमारा दिया बुझ जाएगा। तो बदतमीज बच्चे होते हैं, सुनते तो है नहीं, कह रहे आंटी चुप हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दिए से जला रहे हैं हम। अब जरा मुझे बताओ, जब ये दिए से जला रहे हैं तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा? हाई हो जाएगा. हाई हो जाएगा। अब जब यहाँ पे थोड़ा गर्म होगा तो ठीक हल्का यहाँ का जो हिस्सा होगा वो थोड़ा कम गर्म होगा या ज्यादा गर्म होगा? कम गरम। गर्म. और कम ये होगा। वाला, और उससे भी कम. और ये वाला, उससे भी सर, कम। उससे भी कम. और ये वाला होगा ही नहीं। ये कह रहा है भाई मुझे नहीं. क्या मतलब है, Yes, sir. तुम अपनी लाइफ जियो। वो कह रहा है भाई आगे जाके तुझे भी झेलना है, क्या जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं है ना, अभी तो जीने थे भाई लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट टू एंजॉय एवरी सेकंड, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों दूर रहा करो, जो लोग ये बोलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे लोग दोस्तों से दूर रहा करो, क्योंकि ऐसे लोग लाइफ भी खराब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास देने के लिए एडवाइस देने के लिए कुछ होता नहीं, दिमाग तो होता नहीं है। ये क्या बात हुई, जो होगा देखा जाएगा? क्यों भाई, क्यों क्यों देखा जाएगा? तुम फर्रे चला रहे हो और तुमने कहा कि उससे भाई भाई फर्रे मत चला, अगर अरे कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। क्यों भाई, जो होगा वो तो सामने दिख रहा है कि तुम पकड़े जाओगे, क्यों?
यहाँ पे लिख के लाओ हाथ पे। भाई हाथ पे लिखना बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। आज का सबसे पहले टीचर हाथ ही चेक करते हैं। कह रहा है भाई चलना, मैं मुट्ठी ऐसे करके रखूंगा। क्या फिर तो पक्का चेक करेगा वो ऐसे करके रखेगा तो? ऐसे करके रखा हुआ है उसने कि हाँ से साइन, क्योंकि साइन करने आता है ना एक इन्विजिलेटर, और तुमने ऐसे रखा हुआ है तो तो क्या क्या पागल बना रहे हो तुम? ठीक है, तो ठीक है, क्या करें। आजकल तो वो भी चल गया, नाखूनों पे लड़कियां लिख के ले जाती है। नेल पॉलिश होती है और इतना छोटा छोटा, पता नहीं उनको दिख कैसे जाता है, आई डोंट नो कि कैसे। कुछ लोग यहाँ पे ले जाते हैं, जैसे उंगलियां ऐसी होती है ना, ऐसी, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पर, क्योंकि ये तो बंद रहती है ऐसी, तो टीचर कहेगा अरे ये तो कुछ नहीं लिखा, अब ऐसे कर लो। ओ, चालाकियां बहुत सारी है, मैं क्या बताऊं, चालाकियां तो बहुत सारी है। अब क्या कर सकते हैं भाई, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये, और कुछ लोग कपड़ों में ले जाते हैं। अब टी शर्ट तुमने ऐसे पहन रखी है, कपड़ों को ऐसे देखो तो ये रही, एक पर्ची लटकी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब पता नहीं तुम कैसे, पीछे बैठे तो चलो कर भी लोगे, आगे बैठ के तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही सेंटर पे पहुंच जाते हैं और पहले ही जिस डेस्क पे बैठना है उस डेस्क पे लिख देते हैं कि हाँ इस डेस्क पे तो मैं ही बैठूंगी। तो उस डेस्क पे जितना होता है सब लिख देता है, अच्छी मेन मेन बातें, कि मैं इसका नाम भूल जाऊंगा, ये फॉर्मूला, ये वाला सब लिख कर आ देते हैं, चाहे वो पेपर में आए या ना आए, तुम्हें लिखना वही है। क्यों? मेहनत जो करी है तुमने इतना जल्दी आके, तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन है तुम सब लिख कर आ जाओ कि कोई बात नहीं, टीचर पास तो कर ही देगी ना, इतना सारा लिखा है मैंने। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत सारे बच्चे, बहुत खुराफाती टाइप के बच्चे होते हैं, प्रोफेशनल नहीं पढ़ेंगे तो और क्या करेंगे, वो ये तो करेंगे। ठीक है, इतनी मेहनत पढ़ लेते हैं तो कितना सही रहता। अच्छा अच्छा, हमारा मुद्दा भटक गया, हम किस पे थे? सिमरन ने कुछ पूछा था, हाँ, dt बाई dx। तो ये dt बाई dx का मतलब क्या है? देखो टेम्परेचर इस तरीके से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बढ़ता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे। मान लो तो ये कम वन होता सेंटी, जा रहा है हाँ ना। सॉरी, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से देखो अब, तो यहाँ से देखा जाए तो बढ़ रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर पे हल्का गर्म, अगले 1 सेंटीमीटर पे और गर्म, अगले 1 सेंटीमीटर पे और गर्म, और अगले बहुत ही गर्म, और यहाँ पे तो भैया बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वो चिंगारी। यहाँ पे तो पूछो, यहाँ पे अगर जल जाओगे ना तो मेरा मेरा जब सुबह छोटा था तो मैं एक बार फूलझड़ी मैंने पकड़ ली। अब मैं बहुत छोटा था, मुझे पता ही नहीं था फूलझड़ी कैसे पकड़ते हैं, एकदम मैंने वहां से पकड़ ली, मेरा हाथ जल गया गंदा वाला। और मैं सोने नहीं दिया मैंने किसी को उस टाइम पे, वो मेरी पहली दिवाली थी जितना मुझे याद है। ठीक है, उस टाइम मैं दिल्ली में मतलब कहीं और रहता था, तो बहुत ही गंदा वाला हाथ जला था, मुझे पता ही नहीं था दिवाली पे ये सब होता है, लेकिन मुझे याद सब रहता है क्या हुआ था। तो ठीक है, तो ये मेरा हाथ जल गया, तो फाइनली बताओ, क्योंकि यहाँ पे गंदा वाला बहुत ही हॉट रहता है, तो डिस्टेंस के साथ तुम्हारा टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो कितना, क्योंकि भाई छोटे से डिस्टेंस पर छोटा सा ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बड़े से डिस्टेंस पर बड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसे तो हम बोलते हैं dt बाई डी एक्स। एक्स का मतलब डिस्टेंस और dt का मतलब टेम्परेचर। तो छोटे डिस्टेंस पर dx, तो छोटा ही टेम्परेचर तो बढ़ेगा। नहीं आया समझ? सर आ गया। अगर ये t बाई एक्स, t बाई एल ले लो मान लो, इसका मतलब बड़े लेंथ पे बड़ा टेम्परेचर बढ़ गया। तो अगर मैं इसे dt बाई डी एल लिख दूंगा तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? तो छोटी लेंथ बढ़ाई तो छोटा टेम्परेचर, सिंपल है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया मानने है, पेरी पेरी बच्ची? यस सर। इसका यूज आएगा आगे जाके, चिंता मत करो। अगर बच्चों को गलती से साइंस मिल गई तो तुम्हें ये सब चीजें पढ़ने की मिलेंगी, लेकिन अफसोस, नहीं तो फिर वो पढ़ना कि मेरी खून का एक एक कतरा मैं अपने देशवासियों के लिए निछावर करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, अरे आर्ट्स में वही सब तो होता है। ठीक है, कि रोड बड़ी अच्छी बनी हुई है यहाँ की, और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी उसके लिए, जिसके लिए भी, ठीक है, जो भी बेस्ट फ्रेंड के लिए। ठीक है, अच्छा वाइफ के लिए, सॉरी। तो ये हमारे पास है, तो ये सब याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक प्रोसेस, किसी को भी इसके अंदर कोई डाउट है तो यस पीपल यू कैन आस्क राइट नाउ। नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके, तो ये देखो, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रोसेसेस थे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे इंजन भी आते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, क्या कभी तुमने ये सुना है कि क्या कोई भी इंजन को, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि हम हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम बहुत सारे अलग अलग फ्यूल पे काम कर रहे हैं, हम सीएनजी पे काम कर चुके हैं, तो अलग अलग टाइप के फ्यूल होते हैं, तो क्या कभी किसी ने ये सुना कि अब जितने भी इंजन हम बना रहे हैं उसकी इफिशियंसी बिल्कुल 100% है? कभी किसी ने सुना है ऐसा कुछ? क्या किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% हो सकती है? किसी भी इंजन की 100% का मतलब है जितना तुमने उसे करंट दिया वो उतना 100% काम करके दे रहा है। जिस तरीके से वैसे No, तो sir. मार्क्स तो तुम्हारे 100% आ जाते हैं, आई नो दैट, तो क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, क्या करें, है ना, ज्यादा खुश मत हो जाओ। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं, तो भाई देखो, जो मोटर तुम खरीद के लेकर आते हो, जो चेरी काउंटी में भी लगी होंगी, जो मोटर से पानी ऊपर टंकी में भरता है, तो उससे भी हमारे पास 100% इफिशियंसी नहीं आती है। ठीक है, तो कोई भी अभी तक डिवाइस ऐसा नहीं बनाया गया है जो 100% तक काम करे। ठीक है, तो देखो, एक ना मेरे पास एक इंजन होता है जिसको हम बोलते हैं कैरनॉट इंजन, कैरनॉट इंजन। ठीक है,
तो ये एक्चुअली ये होता क्या है मैं बताता हूँ। तो कैन नॉट इंजन की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। अब मुझे एक जरा बात बताओ, एक ना अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास एक क्या है, एक सोर्स है। सोर्स मतलब जहाँ पे मान लो कहीं भी पेट्रोल भरा हुआ है या तुमने कोई ऑयल भरा हुआ है, अगर तुम उसको जलाते हो तो वो इग्निशन हो रहा है जहाँ पे, तो वहां पे मैं इसको टेम्परेचर T1 मान लूं। थोड़ा समझना थोड़ा सा वैसा लगेगा तुम्हें कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बस हम ना, क्योंकि हम रियलिटी में प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम बस उसको समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये सोर्स बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली जला रहा है पेट्रोल को। तो जब ये पेट्रोल को जलाया तो यहाँ पे, यहाँ से क्या निकल के आएगी अब, जब पेट्रोल चलेगा तो क्या निकल के आएगी यहाँ से, अब Heat. हीट निकल के आएगी। वेरी गुड। तो ये हीट निकल के आ रही है, इस हीट का नाम मैं Q1 रख दूं, यस सर। इस हीट का नाम मैं Q1 रख दूं, ठीक है। अब ये जो मेरे पास Q1 निकल के आ रही है ना, एक्चुअली में मान लो ये मेरे पास वो है, ये मतलब चलो मान लो पेट्रोल को जलाया गया तो ये एक्चुअली में हीट अब जा रही है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको मेन इंजन का एक मेन सोर्स, मतलब सोर्स तो चलो आ गया, अब ये हीट सारी की सारी इंजन पे गई जो कि वर्क में कन्वर्ट होना है। तो जितनी भी हीट, अच्छा गाड़ी से पीछे धुआं निकलता है या नहीं, हीट पीछे से बाहर यस निकलती सर। नहीं निकलती? Yes, sir. तो क्या जितनी भी हीट उत्पन्न हुई, जितनी भी हीट यहाँ पे प्रोडक्शन हुई, तो क्या सारी की सारी क्या ये वर्क डन में लग जाएगा? नो सर। वर्क डन का मतलब गाड़ी चल रही है इस हीट से, इस हीट से टरबाइन घूमा और ये पूरा का पूरा गाड़ी चल रही है। तो क्या सारी की सारी हीट से गाड़ी घूम रही है या कुछ No, हीट sir. वेस्ट भी जाएगी? So कुछ heat वेस्ट waste जाएगी। होगी. क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला 100, भाई Q1 पूरा का पूरा वर्क डन में लग जाए तो ये तो इंजन चलाना 100% हो पड़ता गया है। ना, और 100% यस पे तो हम सर। पहुंचे ही नहीं है अभी तक। तो भैया कुछ ना कुछ हीट बाहर भी तो निकलेगी। तो फिर अब मैं इसे क्या बोल दूंगा, तो क्या अब मैं 1 सेकंड के लिए इसे Q2 बोल दूं? तो इसका मतलब अब जरा बताना एक बार, एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन, अच्छा ये Q2 कहाँ पे जाएगी, अच्छा जो जहां से धुआं बाहर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिंक। सिंक का मतलब जहां पे वो Q2 बाहर निकल गया गाड़ी से, ठीक है। अब जरा बताना एक बार, यहाँ पे मैंने एक बच्चे से पूछा कि प्यारे प्यारे बच्चे जरा बताना एक बार, ये Q1 ज्यादा है या Q2? कह रहा है ऐसे थोड़ी पता लगा सकते हैं Q1 ज्यादा होगा या Q2, लेकिन पता लगा सकते हैं। 1 सेकंड, अब जैसे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। सक्षम तुम सुन पा रहे हो मुझे, रिटर्न ऑर्डर बॉय सक्षम? सर ये समझ नहीं आई, फ्रेंड वापस समझा दो प्लीज। हाँ 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 मैं समझाता हूँ, ठीक है। बाकी कोई कोई बता सकता है मुझे कि कौन सी चीज ज्यादा है? So Q1. Q1 ज्यादा है। Q1 ज्यादा है ना। देखो देखो जब तुमने पेट्रोल को जलाया तो Q1 हीट निकल के आई ना। तो मान लो 100 हीट निकल के आई, 100 अलग, क्या 100 की 100 हीट तुम्हारा वर्क डन कर देगी? नो No, सर। sir. तो 100 में से मान लो सिर्फ 40 वर्क, नहीं 40 तो कम हो गया कुछ ज्यादा ही, ठीक है मान लो 60 वर्क डन हो गया, सपोज कर लो। तो 60 अगर वर्क डन हो चुका है तो बाकी हीट कितनी बची? 40। 40. तो वो 40 गाड़ी से बाहर निकल के आ जाएगी Q2, यस सर। और वो कहाँ पे जाएगी? सिंक के पास, जहां से निकलना है उसे बाहर। समझ में आ गया? तो भाई ये Q2 तो मेन है ना, इसमें से जो यूज नहीं हुई वो बाहर निकल जाएगी। तुम टोटल पढ़ाई करते हो, टोटल पढ़ाई करते हो Q1 100%, पर क्या पेपर में सारा 100% पूछते हैं? No, sir. नो पर सर। मैं तो सिर्फ उसका कुछ परसेंट ही तो आता है, एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन, एक नहीं तो दो क्वेश्चन। तो तुमने पढ़ाई करी 100%, 100% तुमने पढ़ाई करी पूरे इतने दिन तक, लेकिन पेपर में सिर्फ आया उसका 20%। तो बाकी जो तुमने पढ़ा वो वेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी के पेपर में कौन सा कितना हिस्सा नहीं आया? 80%. 80%। तो यही तो हुआ ना, समझ में आया? 80%। चलो ये तो एग्जाम के बारे में हो गया, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब तो जरा सर ऐसे प्रैक्टिकली केसेस हो सकते हैं जिसमें Q2 की वैल्यू ज्यादा हाँ हो. हाँ हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली में पहले कौन, मतलब Q1 से Q2 आ रहा है या Q2 से Q1 आ रहा है? बताओ किससे क्या आ रहा है? Q1 Q1 से से Q2 Q2 आ है। रहा है. हाँ ठीक है। अब जरा बताना Q2 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि तुम्हें पता है हीट ही तो वर्क डन बनती है, हीट एनर्जी, एनर्जी ही तो वर्क डन बनेगी, वर्क वही हीट से तो बनेगी। अगर मुझे Q2 मान लो तुम्हें वर्क दे रखा है और Q1 दे रखा है, तो Q2 की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे? Q1 माइनस वर्क। आई यू श्योर? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, ये 9th वाले बच्चे इतना अच्छा समझ रहे हैं, 10th वाले बच्चों से चुप रहो, कोई बात नहीं, ज्यादा क्यों बोलना है बेफालतू की, हमें क्यों बोलना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तुम 10th वाले, शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? कितना सही जवाब दिया है, ताली बजाओ एक बार इन बच्चों के लिए। क्या जवाब दिया? वेरी गुड, कोई बात नहीं, तुम्हें बताएगी वो अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या बार है, रिपीट कर तो दो। ये Q2, अच्छा ये Q2 पूछ रहे हैं ना भाई, तो हाँ। Q2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? Q1 माइनस W से निकलेगी ना। नहीं आ रहा समझ में ना?
मैं बताता हूँ। अरे मेरे भाई, तुमने पढ़ाई करी थी 100%, उस 100% पढ़ाई में से तुम्हारा तुम्हारा पेपर में कितना आ गया? मान लो 60% आ गया, तो अब ये यहाँ पे कितना परसेंट नहीं आया पेपर, ये कैसे निकालोगे? 100 माइनस Q1 60, 100 वर्क माइनस अपॉन 60। Q1 होगा ना ये तो। तुम कैसे? चुप रहो तुम, शट अप। वर्क ऑफ Q1। तुम चुप रहो, एक सेकंड, आता है तुम पे। बेफालतू को सेटअप बनाने में लगे हैं कुछ बच्चे। सडान, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ, तो क्या समझ में आया तुम्हें? Q2 कैसे निकलेगा? सर, 100 माइनस 60। हाँ, 100 माइनस 60 का मतलब क्या है यहाँ पे? Q1 माइनस W, ठीक है? या हाँ फिर Q1 सर, ये, आ माइनस गया आ वर्क। या गया फिर जो बोल रहा है W अपॉन Q1? सर, आ गया आ अच्छा, गया आ गया। आ गया। नहीं नहीं, बच्चों को और कंफ्यूज कर दो ना। Yes, सर आ गया कुछ आ बच्चे गया यहाँ पे, पता है वो चला के यहाँ पे ना, तो तुम छोटे छोटे बच्चों को कंफ्यूज आ कर गया। देंगे कि इन बच्चों की हिम्मत कैसे जो इनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई टोटल ये है, टोटल में से इतना वर्क डन हो गया, तो जितना बचा वही तो W Q2 बचा ना। तो Q2 क्या होगा? Q1 माइनस का W। गॉट इट एवरीबडी? अब जरा बताना, अब जब मैं किसी भी इंजन की इफिशियंसी निकालता हूँ, इफिशियंसी का मतलब रिजल्ट, तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? तुमने रिजल्ट कितना दिया, ठीक है? और अच्छा, बच्चों के रिजल्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। टोटल हीट कितनी थी और तुमने रिजल्ट कितना दिया, यही तो रिजल्ट है वर्क। भाई वर्क कार का रिजल्ट है, और तुमने टोटल हीट इतनी उत्पादन करी थी, तो ऐसे तो वर्क डन निकलेगा। तो इसका W Yes. by मतलब तो मैं Q1। बोल सकता हूँ क्या? W अपॉन Q1, यही तो रिजल्ट है। यस सर। भाई तुमने टोटल हीट ली, टोटल हीट में से तुम कितना वर्क डन कर पाई, ये तो वेस्टेज है सिंक पर। अगर तुम सिंक नहीं निकालते तो ज्यादा वर्क डन बन जाता, तो वो अच्छी इफिशियंसी होती। तो इफिशियंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे नीटा बोलते हैं कुछ लोग, नीटा। नीता अंबानी नहीं, नीटा, एन, एन नीटा इज इक्वल टू W/Q1। अच्छा, W को कैसे निकालेंगे? मान लो W तुम्हें नहीं दिया है, तो W को कैसे निकालना चाहिए? सोचो सोचो। Q1 माइनस So Q2। Q1 minus Q2. वेरी गुड। तो W कैसे निकलेगा? टोटल हीट में से जितनी वेस्ट हो गई उतना ही तो वर्क डन हुआ होगा, तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और ये नीचे है ही Q1। अब जरा बताना, Q1 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो गया। यस सर। अरे सिंपल मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथ तो आती नहीं है पर, ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं हिमांशु से बोल दूंगा, समझा देंगे एक बार, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब No, कैरनॉट sir. इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? W/Q1। और W को हम क्या बोलते हैं? Q1 माइनस Q2। बड़ी वाली हीट में से वेस्ट कितनी हुई? तो वेस्ट तो Q2 थी, तो जितनी बची वही तो वर्क डन हुई होगी। तो यस Q1 सर। माइनस Q2, और वो हो गया पूरा 1 माइनस का Q2/Q1। इसमें किसी को भी कोई डाउट है एवरीबडी? तो ये क्या क्या ये हीट इंजन ऐसा ही, मतलब ये तो चलो हमने ये हमने एक बेसिकली फ्लो पढ़ा है या रियल इंजन ही पढ़ लिया है? Flow. ये बस फ्लो पढ़ा है हमने, ठीक है? ये कोई इंजन नहीं है। क्यों है इतना इजी होता है इंजन? अरे तो मैं तुरंत कर लूंगा, ऐसा भी नहीं है भाई, थोड़ा थम जाओ, ठीक है? हाँ, तो भाई अगर तुम्हें हीट दे दी जाएगी, टोटल हीट इतनी है और सिंक पे इतनी गई है, तो तुम वर्क डन भी निकाल लोगे, और यही मेरे पास एफिशिएंसी है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो यस, यू कैन आस्क टू मी। सर इसमें कैरनॉट इंजन का क्या था? मैंने हेडिंग डाल रखी है. अच्छा अच्छा, कैरनॉट इंजन, बस तुम्हें एक इंजन का नाम याद रखना है कि ये एक इंजन है जो कि जिसकी अपने आप में एक एफिशिएंसी होती है, ठीक है? अच्छा, पहले इतना उतार लिया सब बच्चों ने? No, sir, Yes, just sir. one. इतना उतार लो जल्दी, फास्ट। सारे बच्चे लिख लें, एक जरा लाइन लिख लो, अगर तुम्हें इतना ही लिखना है तो लिखो, इट इज एन आइडियल, इट इज एन आइडियल, लिख लो कैरनॉट इंजन के लिए, इट इज एन आइडियल, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन, हीट इंजन, इट इज एन आइडियल, it is an ideal reversible heat engine that operates between अच्छा, इसका टेम्परेचर ये T1 था और इसका टेम्परेचर T2 था, तो जरा बताना ज्यादा टेम्परेचर कहां पे रहा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? T1 पे। T1. T1। T1. वैसे तो T1. T2 भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमें चांसेस है कि ये ज्यादा होगा कि ये जला रहा है और यहाँ से निकल के आ रहा है, मतलब दोनों ही है ज्यादा, लेकिन ये ज्यादा हो सकता है। तो क्या मैं सोर्स और सिंक की जगह पे ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द टू टेम्परेचर्स? ऐसा भी तो बोल सकते हैं, यस सर। ठीक है? तो सोर्स के लिए हमने क्या माना है? T1, और सिंक के लिए क्या माना है हमने? T2। तो यू कैन से इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन द टू टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखो T1 सोर्स एंड T2 सिंक।
T1 source and T2 sink. Are you getting everybody? Yes, sir. कुछ लोगों का शायद एकदम कुछ लोग कह रहे हैं दिमाग की दही कर दी भैया, क्या हो रहा है ये इतना गंदा गंदा सा। Sir, जी हाँ that ये operates between. the two that operate between two temperature Okay, T1 sir. T1 at source and T2 at sink, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैरनॉट इंजन के बारे में। यहाँ तक याद रहेगा भाई सब बच्चों को? यस सर। यस सर। तो तो ये ये था जो N है ये एफिशिएंसी है। हाँ ये न्यू बोलते हैं इसे, यस यस यस, ये एफिशिएंसी है, रिजल्ट। जब इसने टोटल Q1 लिया तो ये Q1 को डायरेक्ट टोटल 100 ये वर्क में कर सकता था, लेकिन कुछ वेस्ट हो गया, तो इसलिए फिर ये मेरे पास कितना तुमने वर्क किया और कितने तुमने हीट ली थी, तो इसलिए एफिशिएंसी है, ठीक है। और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने तो मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हो, ठीक है भाई। ये तो एफिशिएंसी निकल के आएगी, पॉइंट में निकल के आएगी, 0.75 0.70 0.40 कुछ भी। और अगर परसेंटेज करना है तो फिर वही 70% 40% हो जाएगा। राइट एवरीबॉडी? गॉट इट सर। Yes, sir. ओके, तो ठीक है भाई, एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब ना हम एक लाइट का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात चल रही है, तो देखो इसने बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू बाय। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, मैं यू मानता हूँ या एन मानता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तुम लोग क्या मानते हो, एन या यू मानते हो? ठीक है, तो अगर तुम यू मानते हो तो मैंने हमेशा क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद बाय द 3, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स 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 विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू वाई दे रखा है, राइट सुहानी? तो ये दे रखा है 2/3। अब जरा बताना जब भी हम इसका ये लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक्चुअली में रेशियो होता है ना दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ये 2/3 है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यू एक्स अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यू वाई? यस सर। यही तो मीनिंग होता है। Yes, sir. अगर मैं Yes, तुमसे sir. बोलूं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका क्या मीनिंग है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हर चीज एयर से तो कंपेयर होती है, Yes, और sir. अगर तुम किसी और से कर रहे हो तो फिर वो वाटर से कर रहे हो तो फिर नीचे वाटर आ जाएगा। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? रिफ्रैक्टिव Yes, sir. इंडेक्स का अकेले में कोई महत्व नहीं है, हर चीज वो एयर के साथ कंपेयर होती है कि वो कितना डेंसर है एयर से, यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड इट इज इक्वल टू 4/3। यही क्वेश्चन दे रखा है 4/3। तो अब जब ये Yes, sir. 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, अब ये जरा वाला सा। क्वेश्चन मैंने किया है। हाँ तो अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन यू वाई था अपॉन में यू जेड हो गया, राइट भाई? यहाँ तो कोई डाउट है भाई? जो मेन होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसे नीचे लिखते हैं। यहाँ पे जो ये होता है इसे रिस्पेक्ट बोलते हैं, किसके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फॉर द जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब अगर तुम्हें जेड का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताना एक बार। म्यू जेड अपॉन में म्यू एक्स बनेगा, बोलो। Yes, sir. तो तुम्हें Yes, sir. बेसिकली म्यू जेड मतलब यू जेड अपॉन में यू एक्स निकालना है। अब जरा बताना इस, अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखना, मैं इन दोनों का ऐसा क्या करूं, इन दोनों का ऐसा क्या करूं कि यू जेड अपॉन में यू एक्स दे, जरा सोचना एक बार, देखो जरा ध्यान से। So ऐसा multiply. अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक सेकेंड, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यू जेड तो नीचे ही रहने रहेगा फिर तो, यू जेड तो तो फिर निकालना नीचे क्या रहेगा है? भाई। हमें तो यू जेड अपॉन में यू एक्स चाहिए, तो अब मैं इन दो का ऐसा क्या कुछ करूं कि ये यू जेड अपॉन में यू एक्स बन जाए। सर तो यू मल्टीप्लाई करके वाई को सर एक रेसिप्रोकल। साइड ले जाता हूँ और सर उन दोनों को इक्वल कर देते हैं। व्हाट यू सेड, व्हाट? सर जैसे यू वाई को एक साइड रखता हूँ, बाकी सब लेफ्ट साइड, और सर फिर उन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। ठीक है और बात दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल एक कर सेकंड दो। हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ। सबसे पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। अच्छा, हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, यूजेड चाहिए। Yes, हमें Yes, sir. न्यूमरेटर में यूजर चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में है। तो अगर ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो क्या मैं इसे उल्टा कर सकता हूँ? अरे मैथ है ना सिंपल, जब ऐसे है तो उसको उल्टा भी तो कर सकते हो, तुम लोग नहीं कर सकते हो क्या हाँ सर, भाई? तो बच्चों वाली बात है, तो क्या सोच में पड़ रहे हो? तो मैंने ये वही तो कहा था। तो ये 3/4 हो गया सिंपल, बोलो। यस सर। क्योंकि तुम्हें यूजेड ऊपर चाहिए तो इसलिए तुमने ऊपर कर लिया। अब तुम्हें यूएक्स नीचे चाहिए, क्या ये यूएक्स नीचे है? No, sir. इसको भी reciprocal कर तो दे. उसको कर देंगे उल्टा, तो यू वाई अपॉन में यू एक्स कर दोगे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बच्चे कह रहे Yes, हैं sir. बहुत टफ है भैया, ये उल्टा कैसे करते हैं सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन?
हाँ बताऊंगा मैं एक्सप्लेन। अब इन दोनों को उल्टा करने के बाद अगर तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, जरा देखना, तो यूवाई यूवाई कट जाएगा, देखो। Yes, Yes, sir. sir. तो यू जेड अपॉन में यू वाई मल्टीप्लाई यू वाई अपॉन में यू एक्स, तो यू वाई से यू वाई कट गया, तो ये यू जेड अपॉन में यू एक्स बन गया। क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए? देखो Yes, sir. ये तो चालाकी है। चालाकी कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात है ये, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ ये तो बहुत टफ है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। तो भाई 3/4, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करो। अब भाई ये कटनी है तो हम क्या करें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 2 9 जा by 8. 8, तो 9/8 आ जाएगा। इसका मतलब यू जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, 9/8 हो 9 जाएगा। by 8. क्या 9 यही by आ रहा 8. है, यही आ रहा है सुहानी? Yes, sir. सिंपल है, समझ में आ गया भाई? जो मैंने तुम्हें यही किया। चाहिए उसको अगर अच्छा मान लो अगर मैं तुमसे बोलता प्यारे प्यारे मेरे बच्चों कि तुमको निकालना है एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो कितना आता जरा बताना एक बार, अगर मैं तुमसे ये बोलता 8 तो? by 8/9। 9. पक्का? Yes, sir. यस सर। क्यों, इसके ऐसे क्यों निकलता? देखो अब अगर मैंने तुमसे यू एक्स अपॉन में यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड पूछा तो इसका क्या मीनिंग होगा, यू एक्स अपॉन में यू जेड होता। Yes, sir. तो उसी तो का एक्स रेसिप्रोकल है. तो हमें तो इस बार तो मैं रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा तुमने उल्टा, Direct कर अच्छा देंगे. तुमने चला के दिखाई है, ठीक है, उसको उल्टा कर दिया तूने, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो ना इसको मेन, उसको भूल जाओ। तो अब देखो यहाँ पे एक्स ऊपर है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा क्या, नहीं। क्या यूजेड नीचे, यहाँ पे यूजेड नीचे तो हमें उल्टा करना पड़ेगा क्या, नहीं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, No, sir. तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू वाई से यू वाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू में 4/3, तो क्या हो जाएगा फिर ये 8 और ये हो जाएगा 9। गॉट इट एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोहित, स्वास्तिका, श्रेष्ठा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना ये सब क्या हो रहा है? मोहित, नहीं सर आ गया। मोहित से पूछ रहा हूँ मैं तो। मोहित समझ में आ गया? कृतिका, मोहित क्या कर रहा है ये? सर आज प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, उसमें डाउट था। हाँ पूछो। सर व्हाट्सएप पे तो क्वेश्चन भेजते नहीं हो तुम कभी। वो तो चलो तुमने हिम्मत कर दी, बहुत अच्छा करा तुमने। हाँ पूछो डाउट अब। जो आते हैं डाउट वो पूछ लेती हूँ। सर क्वेश्चन था लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सर 2 तो आ गए थे, 4 नहीं आए। क्या? सर क्वेश्चन सर 4 reasons लिख रहे थे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम क्यों यूज करते हैं, क्यों हेल्पफुल क्यों होते हैं. यूज करते हैं? ओके ओके, हाँ. वाई पूछा है। हाँ. अच्छा सबसे पहली बात तो तुमने लिखा होगा अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए। यार पता है ये Yes, ना sir. ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए तुम्हारी मैडम को। सर मैंने तो ऐसे लिख हमारे दिया कीबोर्ड सर, में भी आया था. अनवांटेड प्रेगनेंसी लिख दिया, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वाला पॉइंट लिख दिया, फिर पहले ही पॉइंट को घुमा के लिख दिया कि गैपिंग और फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है, और फिर तीसरे में लिख दिया पॉपुलेशन कंट्रोल में करता है. ठीक है चलो, बिल्कुल सही पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन ठीक है कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना तुम लोग, ठीक है। कुछ बच्चे इसका बहुत ही अजीब सा रीजन दे देते हैं कि मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, तो वो सब ध्यान रखना, बोर्ड में कभी भी उल्टा सीधा रीजन मत देना, ठीक है। वैसे तो ऑफ कोर्स तुम लोग नहीं लिखोगे, लेकिन कुछ लफंडर बच्चे होते हैं जो उल्टी सीधी बात लिख कर आ जाते हैं, तो वो सब बिल्कुल मत लिखना। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, फैमिली प्लानिंग रहे, राइट। कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो वो अच्छी बात है, और फैमिली प्लानिंग भी चाहिए अपनी, राइट, फैमिली के लिए। और क्या, अनवांटेड और एसटीडी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। वैसे तो सिर्फ कॉन्डम ही है जो बचाता है, बाकी नहीं बचाते हैं, बट स्टिल हम ये भी लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में। और क्या हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों यूज करने चाहिए? सर आ, 4 पॉइंट्स हो गए, यही लिखे थे मैंने तो. आ, ओके, एक और भी वैसे बोल सकते हो, हाँ बट ये भी है कि अच्छा एक बात पूछूं, एवरी कोइटस लीड टू प्रेगनेंसी, इज इट ट्रू? एवरी कोइटस मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई? हम्म, अच्छा देखो सर एक उसके बार बाद क्वेश्चन रिपीट कर दो. एवरी कोइटस कांट लीड टू प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर वो ओव्यूलेशन के टाइम पे हो रहा है कोइटस, वही तो प्रेगनेंसी को लीड करेगा, राइट। भाई जब फीमेल के अंदर ओवर रिलीज हुआ है तभी तो प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा है। अगर उसके आगे या उसके पीछे हो रहा है ड्यूरेशन के, तो क्या वो प्रेगनेंसी होगी क्या फिर? नो सर. नहीं होगी ना। जैसे तुमने देखा भी होगा आई गेस, जैसे कुछ कुछ कपल्स होते हैं, जैसे मान लो न्यूली मैरिड है, लेकिन उनके 3 3 4 4 साल बाद बेबी होता है, मे बी कुछ प्रॉब्लम हो, वो अलग बात है, लेकिन मे बी ऐसा भी हो रहा होगा, लकीली लकीली क्या अनलकीली, या जो भी कहना चाहें, कि मे बी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स उस टाइम पे कर रहे हो जबकि जब
ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे उन्होंने कोइटस किया ही नहीं, तो इसलिए आज तक कभी प्रेगनेंसी लीड ही नहीं हुई। प्रेगनेंसी लीड कब होती है? जब वो ओव्यूलेशन के टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, राइट? जब ओवरी ओवा निकाल देती है और जब वो फेलिपियन ट्यूब में रहता है ओवा, तभी तो होगा प्रेगनेंसी, यस सर। ठीक है, वरना होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग? सुहानी, ऋषभ, रिया, सर एक एवरीबॉडी? डाउट और था हम्म। सर, आज के पेपर में ही आया था सर ये क्वेश्चन भी कि कॉपर टी जो मेथड होता है उससे एसटीडीज प्रिवेंट होती हैं या नहीं होती है, और फिर नहीं क्यों होती नहीं हैं, होती हैं? नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि वो चले तो जाता ही है ना भाई, वो यूट्रस में ऐसे लगा हुआ है ऐसे, लेकिन यूट्रस वॉल आर क्वाइट रिसेप्टिव। अगर मान लो स्पर्म्स आ रहे हैं, तो स्पर्म्स अगर इन्फेक्टेड हैं तो वो तुम्हारे यूट्रस पे तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना। यूट्रस पे भी तो लाइनिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल के थ्रू वो एंटर कर सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन तो जा ही सकता है। तो नहीं करता है वो सिर्फ सर और तो मैंने सिर्फ। रीजन लिख दिया कि मैंने मतलब ये तो लिख दिया, उसके बाद मैंने रीजन लिख दिया कि क्योंकि कॉपर आयंस होते हैं वो सिर्फ स्पर्म को वो करते हैं, हेवी वो तो बनाते हैं, तुम और उसका कोई वो तो अफेक्ट नहीं तुमने होता फंक्शन बता बैक्टीरिया दिया उसका, से। बट एग्जैक्ट रीजन ये हो सकता था क्योंकि यूट्राइन वॉल्स have good supply of blood vessels, yeah, have good network of blood vessels, so that's why it can spread the infection। भाई जहाँ पे ब्लड वेसल स्कूल होगा में वहां पे तो। एक्चुअली सबने लिखा था कि प्रिवेंट होती है, तो उससे मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, कॉपर टी से एसटीडी नहीं रुकता है, क्योंकि कॉपर टी वहां पे लगाया जाएगा तो स्पर्म तो यहाँ तक एंटर करेंगे। भाई वजाइना के अंदर अगर गया है तो वहां पे भी तो ब्लड ब्लड होता ही है, वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर ये स्प्रेड कर सकता है, चांसेस हैं। ये वॉल्स जो होती हैं वजाइनल वॉल्स, दे आर क्वाइट रिसेप्टिव एंड सॉफ्ट, तो ये इन्फेक्शन को इजीली एंटर करवा सकती हैं, ठीक है, कोई भी पैथोजन होगा इजीली एंटर कर जाएगा, इसलिए एसटीडी ज्यादा होते भी है। गॉट इट एवरीबॉडी? तो सिर्फ और सिर्फ लेयर ही उनको, बैरियर ही उनको रोक सकता है, वरना बैरियर, अगर बैरियर नहीं है तो नहीं रोक पाएगा। गॉट इट? रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल यस डिस्कस इन सर। आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। ओके।